बातें क्या है, राइट, वो एक दो बातें क्या है कि अर्थ को हमें इनर्शियल फ्रेम लेकर काम करना है, बस, राइट, अर्थ को इनर्शियल फ्रेम लेकर काम करना है। फिर जो है मैं आप लोगों से 2-3 क्वेश्चंस शेयर कर लूंगा, राइट, तो चीजें हो जाएंगी। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं 5 मिनट कर लो यार, फिर तुम लोग क्वेश्चंस बहुत पूछोगे, राइट, तो मैं काम की बातें बोल देता हूं बस फिर इनर्शियल फ्रेम को लेके, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, ठीक है, तो काम की बातें बोल देता हूं, ठीक है। रिकैप इतना सा है। पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट, राइट, कि सबसे पहली बात क्या है इसमें इनर्शियल फ्रेम के अंदर, कि फर्स्ट लॉ राइट इंडिपेंडेंट ऑफ सेकेंड लॉ। ये बहुत जरूरी है बात समझना। सेकेंड लॉ, ठीक है, डिफाइंस इनर्शियल फ्रेम। ये बात समझ में नहीं भी आया तो बस इतना याद रख लीजिए, ये बात समझ में नहीं आया तो भी इतना याद रख लीजिएगा कि फोर्स जीरो ढूंढते हुए हम सेकेंड लॉ नहीं लगा सकते। फोर्स जीरो ढूंढते हुए हम सेकेंड लॉ नहीं लगा सकते। ये पॉइंट सबको क्लियर है? ये पॉइंट सबको क्लियर है? ये भी क्लियर नहीं है? हे भगवान, मर गए। ये क्लियर नहीं है तो फिर लोड मत लीजिए, ऑलराइट, फिर मैं आपको बाद में दोबारा कभी 2 महीने बाद दोबारा समझाऊंगा, ओके। 2 महीने बाद दोबारा सेकेंड लॉ की एक बार क्लास ले लूंगा, तब बात कर लेंगे, नहीं तो इतना तो समझना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ऑलराइट। एक्सेलरेशन उस बॉडी का चेक करना है जिसपे हम लोग फोर्स चेक कर चुके हैं, ठीक है। यदि फोर्स चेक कर चुके हो तो एक्सेलरेशन चेक करना, ये नहीं उल्टा नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते। पहले क्या चेक करना है? फोर्स, और फिर क्या चेक करना है कि उसका एक्सेलरेशन क्या दिखा, ओके। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, राइट, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, राइट, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्या प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है? फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करना, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करना, राइट। फर्स्ट कंडीशन आपके नोट्स में लिखी हुई, ओके, ठीक है। तो फिर जब नहीं समझ में आया कि यार कुछ काम ही नहीं है, तो फिर लोगों ने समझा कि इनर्शियल फ्रेम की फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी मैंने 30 से 35 मिनट के बीच में समझाई थी, राइट। वो क्या थी कि एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन के लिए एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, राइट। फिलॉसफी क्या है? नीड, थोड़ा चेंज देखिएगा, फोर्स नहीं बोल रहे हम लोग, एक्स्ट्रा फोर्स फॉर एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब है? देखिए, अर्थ पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, अर्थ के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, बताइए मुझे। अर्थ एज अ प्लैनेट पर, अर्थ पर क्या क्या फोर्स लग रहा है? सबसे बड़ा फोर्स कौन सा लग रहा है? किसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? सन का ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे यार, आप लोग तो समझदार बच्चे, वेरी गुड। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन लग रहा है, वेरी गुड।
जब मैं नॉर्मल सवाल सॉल्व करता हूं फिजिक्स में, थोड़ा बहुत भी मैकेनिक्स में अपने सवाल सॉल्व किए हुए, तो क्या हम लोग इस ये मोबाइल पे, राइट, रिमोट पता नहीं कहाँ रखती है, इस बार रिमोट ही ले लेते हैं, तो लोग बोलेंगे कभी मोबाइल समझा रहे हो तो कभी रिमोट, राइट। तो इस रिमोट पे क्या हम सन का फोर्स लिखने जाते हैं क्या? ना तो हम सन का फोर्स लिखेंगे इस पे, ना तो हम इस रिमोट पे सन का फोर्स लिखेंगे, और ना इसका एक्सेलरेशन वो वाला लिखेंगे जो अर्थ का है। तो क्या लिखेंगे? एक्स्ट्रा फोर्स और वो एक्सेलरेशन जो अर्थ से दिखता है, कहानी खत्म। That's it. एक्सटर्नल नहीं बोला, एक्स्ट्रा बोला मेरे भाई। एक्सटर्नल तो न्यूटन ने बोला था, न्यूटन आपके पकड़ में नहीं आया तो मेरे को आना पड़ रहा है। सर एक्स्ट्रा फोर्स क्या है? एक्स्ट्रा फोर्स क्या है? सन का फोर्स इस पे नहीं लिखेंगे। लग रहा है कि नहीं लग रहा है इस पे सन का फोर्स? पहले बताइए, सन का फोर्स इस पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। पर कभी किसी एफबीडी में, कभी किसी सवाल में, कभी भी थोड़ा बहुत भी मैकेनिक्स आपने देखी हो, तो क्या हम चीजों पे सन का फोर्स लिखते हैं क्या? नहीं लिखते ना। तो ना तो हम इसके ऊपर सन का फोर्स लिखेंगे और ना वो एक्सेलरेशन लिखेंगे जो कि अर्थ की वजह से इसका है। जो अर्थ की वजह से इसका एक्सेलरेशन है वो भी नहीं लिखेंगे। तो कौन सा एक्सेलरेशन लिखेंगे? जो अर्थ पे बैठ के दिखेगा। एक्स्ट्रा फोर्स फॉर एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन। लेकिन जैसे ही अर्थ को छोड़ के अपन मार्स पे भेज दिए, अब प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन वो नहीं रहेगा जो अर्थ का है, तो काम हो जाएगा। बस इतना सही है। 8 मिनट मैंने लगा दिए, समझ में आ जाए ठीक, नहीं आया तो लोड नहीं लेना है। डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करिए, इससे ढीला फर्क नहीं पड़ना है आपकी बहुत ज्यादा न्यूटन लॉ की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता था कि अभी नई नई शुरुआत कर रहे हैं अपन फिजिक्स की, तो कोशिश कर ले थोड़ा न्यूटन को पहचानने की, बस इतनी सी बात। आ जाए तो ठीक, नहीं आया तो लोड नहीं लेने का। मैं हूं आपके साथ, कहीं नहीं अटकने दूंगा, गारंटीड कहीं नहीं अटकने दूंगा। मैं बोल रहा हूं ना, गारंटीड नहीं अटकने दूंगा मैं आपको। नहीं आप समझो, मुझे इतनी की जरूरत होती है ना तो मैं इतना पढ़ा देता हूँ। क्यों? कि इतना तो समझ ही लोगे तुम, यदि इतना समझ लोगे तो अपना काम निकल जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। थैंक यू प्यारे बच्चों, मैं आगे बढ़। न्यूटन थर्ड लॉ, राइट। कई लोग तो अभी परेशान होकर बैठे हुए हैं कि साहब अभी तो 2 लॉ में तो आपने ऐसी हालत कर दी, तीसरे की क्या जरूरत पड़ रही है? डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, अभी चीजें इजी होने वाली है। अपन, ऑलराइट, अपन ऐसे चढ़ चुके हैं ऊपर, अभी हम नीचे ही जाएंगे। ऑलराइट, अभी हम ज्यादा इधर उधर नहीं भागेंगे। ऑलराइट, ठीक है। और वेक्टर्स वगैरह ये सब टॉपिक्स में लेने वाला हूँ, चिंता मत करिए। पहले मैं चाहता हूँ कि आपको फिजिक्स समझ में आने लग जाए थोड़ी सी, कि फिजिक्स कैसी होती है, फिर इनका यूज करेंगे ना अपन। वेक्टर सीखेंगे तो फिजिक्स से सीखेंगे, मैथ से नहीं सीखेंगे। मैथ वाले सिखाएंगे ना वेक्टर 12th में, वो मैथ से सिखाएंगे। ओके, सेकंड लॉ नहीं पढ़ा है, चलिए ऐसा मान लेते सेकंड लॉ नहीं पढ़ा है, तो एक स्लाइड सेकंड लॉ की। चलिए, थैंक यू। सो फर्स्ट लॉ क्या है? डिफाइंस, फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, राइट। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ अब ये हो गया जी कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नेट फोर्स बटा मास इफ के आगे का वेट कर रहा हूं मैं, आप लिखेंगे पूरा स्टेटमेंट। इफ व्हाट? इफ इनर्शियल फ्रेम नहीं होगा ना, दैट्स नॉट कंप्लीट स्टेटमेंट, सॉरी निहाल। ना ना बॉडी,
सॉरी, F 0 हो गया तो बचेगा क्या बेटा फिर? If acceleration is observed from inertial frame. Acceleration बहुत बच्चों ने नहीं बोला था. Alright, if acceleration is observed from inertial frame, कोई बताएगा मैंने acceleration के लिए क्यों लिखा? Why I'm specifying only acceleration? Very good, because force and mass are absolute. तो acceleration must be observed from inertial frame. बेटा वो philosophy थी कि inertial frame की philosophy क्या थी? Practically inertial frame क्या है? Practically inertial frame में बता चुका हूँ, अर्थ. राइट, कुछ बच्चे इधर उधर ले जा रहे हैं मेरे को. राइट नाउ अर्थ इज inertia. हाँ बिल्कुल नोट करना है भाई, अब तो लिखना शुरू कर दो. फर्स्ट लॉ डिफाइंस inertial frame. सेकेंड लॉ इज दिस, acceleration is equal to net force बटे mass. लेकिन कंडीशन क्या है? If acceleration is observed from inertial frame. लिखा सबने acceleration लिखना है अपन को, फोर्स नहीं लिखना है. ठीक है, चलिए मैं बढ़ूं आगे. दिस इज एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन एज ऑब्जर्व फ्रॉम अर्थ आ जाएगा. लिख लिया? चलिए मैं आगे बढ़ूंगा. न्यूटन्स थर्ड लॉ. राजा पॉल जी, आप बहुत समझदार आदमी हैं. और राइट, आप लिख रहे हैं कि जी हम बहुत दिनों से फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ही पढ़ रहे हैं. हाँ बेटा, मेरे को थोड़ा इतना ही आता है, बहुत धीरे धीरे पढ़ा पाता हूँ मैं. और राइट, न्यूटन के लॉ जो है मेरे को इतना ही समझा पाता हूँ, तो इसीलिए स्लो चल रहा है. और राइट, मुझे न्यूटन के लॉ थोड़े से कम आते हैं इस वजह से. और राइट, तो क्या करेंगे अभी, है ना. नहीं नहीं, ब्लॉक क्यों करेंगे? बच्चा अपने दिल की बात कह रहा है, मैं भी अपने दिल की बात कह रहा हूँ, सबको फ्रीडम है. राइट, बढ़ू मैं आगे. नहीं, मेरा फील ये है बच्चों कि जब बेसिक्स मजबूत होके जब अपन एग्जाम में भिड़ते हैं ना, तो डर नहीं लगता. वी फील स्ट्रांग कि मेरे को कोई हिला नहीं सकता, मुझे सब कुछ आता है. वो स्ट्रेंथ चाहिए होती है एग्जाम. देखो बेटा, एग्जाम में क्या होता है ना, आपके पास 3 से 4 मिनट, 2 से 3 मिनट होते हैं एक सवाल में डिसीजन लेने के. अटेम्प्ट भी करूं कि छोड़ दूं? उस समय अटेम्प्ट करने की हिम्मत रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्फिडेंस, ये विश्वास कि आई ओन दिस सब्जेक्ट. हाउ डू यू ओन दिस सब्जेक्ट? हाउ डू यू ओन अ सब्जेक्ट? क्या आप बोल सको न्यूटन को जितने न्यूटन लॉ क्लियर है, मुझे भी उतने ही क्लियर? तो उससे ऊपर थोड़ी कुछ पूछ लेगा फिजिक्स में. न्यूटन के लॉ ही पूछेगा ना भाई, उसी के एप्लीकेशन पूछेगा ना. ठीक है, चलिए मैं बढ़ रहा हूं आगे. ऑलराइट देन, न्यूटन थर्ड लॉ. सबसे पॉपुलर वर्जन जो आप लोगों ने सुना होगा वो यही होगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. याद रखिए, न्यूटन ने जब अपने लॉ बनाए थे ना भाई, वो समझदार लोगों के लिए बनाए थे न्यूटन ने अपने लॉ. ठीक है ना. न्यूटन क्रिएटेड हिज लॉज फॉर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल. पहले जमाने में फिजिक्स बहुत इंटेलिजेंट लोग पढ़ा करते थे. अभी तो क्या, जब इंजीनियरिंग सब लोगों के लिए जरूरी हो गई करना,
तो फिर फिजिक्स सबको पढ़नी पड़ी, तो फिर अपन को थर्ड लॉ को जो है थोड़ा सा उस तरह से लेना पड़ा कि बाकी लोग भी यूज कर सके। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सबने सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन? पोल, कितने लोगों ने यही सुना है न्यूटन थर्ड लॉ? पोल में लिख दीजिए यस और नो। ऋषिकेश कसरत फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन कहाँ लिख के आओगे बेटा? शर्मा में दे रखी है, वहां पढ़ लीजिए। मैं डेफिनेशन ऐसे नहीं लिखाने वाला क्योंकि स्कूल के एग्जाम में डेफिनेशन लिखी जाती है। मैं वर्ड समझाने में विश्वास ज्यादा रखता हूँ, वर्ड लिखवाने में नहीं। राइट, ओके। अनफॉर्चुनेटली मैं ये वाली फॉर्म आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आप इसको फॉलो करें। अरे किसी ने रिचर्ड फैनमैन लिखा, उससे मुझे एक छोटी चीज याद आ गई। कल 10 बजे, ठीक है, कल 10 AM पे मैं एनर्जी क्या है इसके बारे में बातचीत करूंगा। वैसे तो आप 11वीं के नए नए बच्चे हैं, तो आपको जो है हो सकता है, ऑलराइट, वो थोड़ा सा स्पेशल क्लास, तो आप लोगों को कुछ चीजें हो सकता है ऊपर लगे, पर यदि आप कल वो स्पेशल क्लास में बैठेंगे तो आपको एनर्जी, जो कि बहुत सेंट्रल कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, उसके कुछ फंडामेंटल आइडिया पकड़ में आएंगे कि एनर्जी होती क्या है। ऑलराइट, मैं इसी बारे में शुरुआत करूंगा कि व्हाट इज एनर्जी। ऑलराइट, 10 AM टुमारो। नहीं, कंपल्सरी तो नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी, बट आई एम इनवाइटिंग यू कि आओ सुनो, शायद आपको मजा आए। राइट, अनअकैडमी प्लस पे स्पेशल क्लास है 10 बजे कल, ठीक है, ऑन व्हाट इज एनर्जी। ठीक है, मैंने आपको लिंक उधर भेज दिया है टेलीग्राम ग्रुप पे, और वहां पे मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस वगैरह, उनके सॉल्यूशंस वगैरह सब डाला। बढ़ू मैं आगे? चलिए, कमिंग बैक, तो दिस इज फर्स्ट लॉ फॉर ऑल ऑफ अस, थर्ड लॉ फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर एवरी एक्शन, ऑलराइट, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही सुना है सब लोगों ने? ठीक है, कल संडे बेटा, कल नहीं हो सकता। बट वी ऑल्सो हैव अ बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉर अवर पर्पस। हमारे पर्पस के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लोग इसको फॉलो ना करें। राइट, ये बहुत ही लोगों ने जो है ना एक दूसरे के लिए, मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ को जो है आम जनता के लिए लोगों ने बना दिया कि यार तुम तो ऐसे समझ लो। वो इंटेलिजेंट आदमी ने तो इंटेलिजेंट लोगों के लिए लिख दिया, लोगों ने उसको कॉपी पेस्ट मार दिया, और लोगों ने जब ये वाला वर्जन न्यूटन थर्ड लॉ का ले लेंगे तो हम बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे। इसलिए सबके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए इस समय। नेक्स्ट स्लाइड के लिए रेडी? मैं आपको न्यूटन थर्ड लॉ लिखूंगा भी सही और डिक्टेट भी करवाऊंगा। ऑलराइट, सो आई वांट यू टू बी रेडी फॉर राइटिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। ऑलराइट, माय वर्जन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो हियर वी गो, सबके पास कॉपी पेन है? हियर वी गो। ऑलराइट, लिखिएगा। When body A applies force F on body B, बॉडी बी, कॉमा लगा के फिर से बॉडी बी। ऑलराइट, मैंने यहाँ एक लिख दिया। बॉडी बी also applies force F simultaneously of same nature on body A in opposite direction.
लिख लिया सबने? तो मैं समझाना शुरू करूं? नहीं समझ में आएगा बेटा, मैं अभी समझाया, कभी तो लिखवाया मैंने, आप लिख लेंगे तो ही समझाऊंगा ना मैं। राइट? शुरू करूं? देखिएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ऑलराइट, पॉपुलर फॉर्म में जो देखते हैं वो हम लोग अपने काम का नहीं, अपन को वो फॉर्म पकड़ के वो आइडियाज पकड़ने कि अपन को कभी भी जेई के अंदर कोई हमें हिला नहीं सके, परेशान नहीं कर सके, ऑलराइट? ठीक है? नहीं, ये गलत वलत नहीं होने वाला, बिल्कुल यूनिवर्सल फॉर्म में दिया मैंने। अब ध्यान से सुनिए, प्लीज लिखना बंद करिए और ध्यान से सुनिए। वो जो भी बच्चे बार बार चैटिंग कर रहे ना, चैट पे जिनका ध्यान है अंगूठा ऊपर करने में, इसमें उसमें, बच्चे आपका नुकसान होगा। अब अपन बहुत सीरियसली पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी वी आर गोइंग टू गेट इनटू थिक ऑफ थिंग्स, जहां से एक एक चीज सवालों में डायरेक्टली रिलेट होगी, ऑलराइट? तो कमेंट्स लिखना बंद करिए, सुनिए बात को, ऑलराइट? तो ये क्या क्या कह रहा है, ये जरा सुनते जाइए। एक बॉडी ए है, ऑलराइट, ये एक बॉडी ए है, ये एक बॉडी बी है, ऑलराइट? बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगाया बॉडी बी ने, इसको अपन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी लिख देते, कई बार ए स्लैश बी लिख देते, इसका मतलब बॉडी ए पर बी ने लगाया, ऑलराइट? तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि बॉडी बी पर भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, उतना ही फोर्स बॉडी बी पर बॉडी ए के द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और केवल इतना ही नहीं कहता, और क्या कहता है, ऑलराइट? और क्या कहता है? और वो ये कहता है कि ये साइमल्टेनियसली लगेंगे। इस वर्ड का क्या मतलब है कि साइमल्टेनियसली लगेंगे, ऑलराइट? इसका मतलब है एट द सेम मोमेंट लगेंगे। व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट कि एट द सेम मोमेंट लगेंगे? बिकॉज यहां पर यदि आप ओरिजिनल वर्जन में जाए तो यहां पर क्या वर्ड यूज होता है बच्चों? अनफॉर्चुनेटली, ऑलराइट, यहां पर वर्ड यूज होता है एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है? अब मुझे एक चीज बताइए, एक्शन एंड रिएक्शन सुन के दिमाग में क्या आता है? ये कि पहले एक लगा और फिर दूसरा लगा, राइट? ये लगा कि पहले अपन ने कुछ किया और फिर उसके बाद रिएक्शन आया। आज हम बहुत ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं, चैटिंग वेटिंग पे फालतू बातें नहीं लिख रहे हैं, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? इसका रिएक्शन ये होगा कि अपन को एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आई बात? अब समझदार लोगों के लिए एक्शन रिएक्शन तो ठीक है, समझ लेते यार साइमल्टेनियसली, तो इसलिए एक्शन रिएक्शन में फर्क नहीं पड़ रहा। पर अपन जैसे लोग क्या करेंगे? अपन जैसे लोग तो गलती कर सकते हैं ना, तो इसलिए मैं एक्शन रिएक्शन वर्ड बिल्कुल भी आपको फॉलो करने को नहीं कह रहा हूं। इनफैक्ट जब मैं न्यूटन थर्ड लॉ की बात करूंगा तब मैं यूज करता हूं थर्ड लॉ पेयर, मैं यूज ही नहीं करता एक्शन रिएक्शन वर्ड, ऑलराइट? ये तो सुन के ऐसा लगता है कि पहले एक हुआ फिर दूसरा हुआ। जैसे यदि मान लीजिए कभी आपने मार पिटाई में पार्ट लिया हुआ, स्कूल में कहीं पे कभी लड़ाई झगड़ा किया हुआ, राइट? कितने लोगों ने लड़ाई झगड़ा किया हुआ स्कूल में या घर पे प्लेग्राउंड में? पोल करवा रहा हूं यार मैं, ऑलराइट? 21% जो है गांधीवादी लोग हैं, 20%, ऑलराइट? ठीक है भाई, गांधी का देश है। और
कभी आपने मार पिटाई करी है, राइट, कभी किसी को धरा है, तो जैसे ही आपने किसी को टच किया ऐसे, राइट, इमीडिएटली आपके हाथ पे भी उतना ही जोर का फोर्स लगता है और दर्द जितना उसको होता है उसके इधर थोड़े से नर्व्स ज्यादा है तो उसको चोट ज्यादा लगती है, लेकिन चोट आपको भी इमीडिएट ही लगती है। समझ में आ रही है मेरी बात? या मैं इसका एक और एग्जांपल लेता हूँ साइमल्टेनियसली का, बड़ा शानदार, बड़ा सिंपल एग्जांपल है, ऑलराइट। हाँ, उंगलियां सूज जाती है मारने के बाद, बिल्कुल 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 सही बात, ऑलराइट। कभी किसी को मारा हो तो समझ में आ जाएगी बात, ऑलराइट। उतनी जोर से हाथ पे भी लगती है और बाद में नहीं लगती है, ऑलराइट, साइमल्टेनियसली लगती है। फिर भी समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल और लेता हूँ, ऑलराइट। मैंने किसे मारा था स्कूल में यार, ऑलराइट। अनदर एग्जांपल इज कि मान लीजिए मैं एक बड़ी सी राइफल, ऑलराइट, एक मान लीजिए यहाँ पे कोई बच्ची है, ऑलराइट, छोटी सी लड़की है कोई, मैं उसको पकड़ा दूं कि बेटा राइफल ले, ऑलराइट, और सामने, ऑलराइट, ये बंदा खड़ा है, बकवास कर रहा है, इसको गोली मार दे, ऑलराइट। वो कितनी कोशिश कर ले गन को पकड़ के गोली मारने की, ऑलराइट, बिलीव मी, वो चलाएगी इधर और गोली तो क्राइम होएगा ही नहीं भाई, क्राइम होएगा ही नहीं, गोली लग ही नहीं पाएगी उसकी। क्यों नहीं लग पाएगी, ऑलराइट, क्यों नहीं लग पाएगी? इनफैक्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लिटिल बिट मोर। रिकॉइल इज जस्ट अ वर्ड बेटा, आप लोग ना वर्ड रट लेते हैं और आपको लगता है आपको समझ में आ गया। सुनो बात, ऑलराइट, क्यों नहीं लग पाएगी? और एग्जांपल ले लेते हैं। इनफैक्ट यदि कभी आपने जो टेक्निकली ढंग से यदि कभी दिखाते हो कि स्नाइपर मोड में यदि आप खुद चलाएं, कभी कंप्यूटर गेम में, अच्छा वाला कंप्यूटर गेम हो, या फिर स्नाइपर्स को यदि आप कभी देखें तो स्नाइपर को जो है आराम से लेटना पड़ता है, गन को जो है वो जो भी होता है ट्राइपॉड वाइपॉड पे उसको लगाना पड़ता है और बहुत स्टडी करना पड़ता है हाथ को, और तब जाके यदि आपने गोली चलाई तब जाके वो सही जगह पे लगेगी। इनफैक्ट स्नाइपर की ट्रेनिंग काफी हार्ड ट्रेनिंग होती है, ऑलराइट। व्हाई? अब यदि आपने थोड़ा सा पिक्चरें देखी हो मूवीज, वो तो बेवकूफियां करते हैं। वो क्या करते हैं, वो दिखाते हैं आदमी ऐसे करके गोली चला रहा है और फिर गोली चलने के बाद ऐसे गन हिल रही होती है, ऐसे गोली चला रहा है और फिर गन हिल रही है। वो क्या करते हैं, क्योंकि गोली, वो बंदूक तो असली होती नहीं, बंदूक होती है तो वो ऐसे गोली चलाते फिर। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑलराइट। बुलेट है, बुलेट के पीछे बारूद होता है, स्ट्राइकर जाके उस पर टक्कर मारता है, बारूद फटता है। जब वो बारूद फटता है तो वो बुलेट के ऊपर इनॉर्मस फोर्स लगाता है, इनॉर्मस फोर्स, लेकिन वो फोर्स साइमल्टेनियसली जब बुलेट पे लगता है तो गन पे भी लगता है, ऑलराइट। बुलेट पे नहीं, बुलेट पे भी लगता है और गन पे भी लगता है, उतना ही तगड़ा फोर्स। और अभी बुलेट कहाँ है, गन के अंदर की गन के बाहर? गन के अंदर है, गन के बाहर है? अंदर है भाई, अभी तो निकली कहाँ है, अभी तो फटा बारूद। अब वो बैरल के अंदर ट्रैवल कर रही है, बैरल में ट्रैवल कर रही है। उस दौरान जब वो बैरल में ट्रैवल कर रही है, वो ही फोर्स गन पे भी लग रहा है, तो गन मूव हो जाएगी। इतनी सी देर में जब वो बुलेट, वो जो मिली सेकेंड्स में ट्रैवल करेगी बैरल के अंदर, उतनी देर में वो फोर्स गन पे लगकर गन को मूव करा देगा। और यदि वो गन को मूव करा देगा बुलेट के निकलने से पहले, तो निशाना इजीली नहीं लग पाएगा, बिकॉज फोर्सेस आर साइमल्टेनियस। एक्शन रिएक्शन बिल्कुल वाहियात वर्ड है,
यदि गन बुलेट निकलने के बाद हिलती तब तो कोई भी निशाना मार लेता यार, फिर स्नाइपर बनाने के लिए इतनी ट्रेनिंग व्रेनिंग काहे देनी पड़ती। राइट, दैट्स व्हाई गन को यहाँ पे कंधे बंदे पे लगाते हैं। बॉडी ठीक होनी चाहिए कि आप गन को सपोर्ट कर सको, लेट वेट के उसको बिल्कुल बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। और कभी भी जो आपकी स्नाइपर गन हैवी होती है गन, ऑलराइट, जो स्नाइपर गन होती है वो ऐसे टक 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 करके वो नहीं चलाती। जनरली आप देखेंगे तो बेस्ट स्नाइपर गन्स आज भी जो है कई सारी बोल्ट एक्शन होती है कि पहले एक गोली चला लो फिर दूसरी चला लो। साइमल्टेनियस वर्ड क्लियर है सबको का? समझ में आया साइमल्टेनियस कितनी डिफिकल्ट चीज है। इसलिए वर्ड एक्शन रिएक्शन में तो लफड़ा ही लफड़ा है। आगे जाके जब मैं मोमेंटम चैप्टर पढ़ा रहा हूँ फिर दोबारा समझाऊंगा ये बात, फिर आप गलत करेंगे, फिर गलती करने वाले आप लोग। मैं तो अभी बता दे रहा हूँ, यदि आपने नूडल्स दर लो एक्शन रिएक्शन रट्टा मार लिया तो लिख लीजिएगा प्लीज। एक्शन रिएक्शन लिखना ही नहीं है, क्या लिखना है? When body applies force F on body B applies force F simultaneously। साइमल्टेनियसली को 10 बार कर लेना अंडरलाइन और मतलब लिख लेना साइमल्टेनियस का, तो फिर मोमेंटम में गलती कर रहे होंगे। तो अभी एक बंदा आ जाएगा बोलेगा सर आप तो थर्ड लो ही पढ़ाए जा रहे हो बस। अबे आता है तो क्या करूं, थर्ड लो आते ही इतना है क्या करूं, आता है तो पढ़ाना पड़ेगा ना। नहीं आता तो कहां से पढ़ाता, सीधा सवाल करा लेता। सवाल कराना तो बहुत आसान काम है, सवाल उठाए सोल्यूशन होते किताबों में चिपका दो, बच्चे बोलेगा बहुत बढ़िया फिजिक्स आ रही है। तो भाई मुझे आते लॉ इसलिए पढ़ाने पड़ते। गलत नहीं है यार, थर्ड लॉ का स्टेटमेंट मेरे भाई न्यूटन भगवान ने दिया है पर इंटेलिजेंट लोगों के लिए दिया है, हम जैसों के लिए। देखिए ये मेरे हाथ के भी ऊपर है न्यूटन, यहाँ कहीं आप और बीच में यहाँ कहीं हूँ मैं, तो वो न्यूटन का आइडिया आप तक पहुंचाने की लैंग्वेज थोड़ी सी सही करनी पड़ती है। राइट, यहाँ आप थोड़ा सा ऊपर में और हम दोनों से इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे ऊपर है न्यूटन, तो उसका आइडिया आप तक कन्वे करने के लिए थोड़ा सा उसको भाषा ऐसी करनी पड़ती है कि अपन सवालों में गड़बड़ ना करें। न्यूटन के लोग गलत नहीं है भाई, भगवान जी उनके क्यों गलत हो गए। हर्ष मैं आपको ब्लॉक करने वाला हूँ, आपने 10वीं बार एक ही सवाल पूछा जो मैंने आपको पर्सनल चैट में उत्तर दिया था। आप इंटरनेट से एक्सेस करें ना, गूगल पे ढूंढ लो ना बेटा फोकल पॉइंट ढूंढ क्या। भाषा भी गलत नहीं है अश्विन पांडे, बिल्कुल नहीं। न्यूटन के बारे में कुछ भी बुरा बोलना अलाउड नहीं है, भाषा भी गलत नहीं है। हमारी अक्ल नहीं है उसकी भाषा समझने की, समझे भाई। भगवत गीता पढ़ के लोग ये भी सोच सकते कि भगवान कृष्ण समझा रहे थे अपने भाइयों को मार दो, दादाजी को मार दो। अभी तो समझने वाले की अक्ल पे है ना। बड़े आगे पक्का सेम नेचर पे आ जाऊं जी मैं। चलिए डाउट ले लेते हैं यार अभी सेम नेचर से पहले। वैसे तो मुझे लग नहीं रहा डाउट जैसा कुछ है, पर पूछ लीजिए, क्वेश्चंस ओपन कर दिए। अब ओपन क्वेश्चंस ऐसे पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, अभी तो मैंने आधा लॉ तो पढ़ाया था। अरे यार नो डाउट करके क्यों लिख रहे हो बेटा फिर? फैनमैन विच बुक वी कैन रीड, यार ये सब नहीं। कुछ बच्चों का तो फिक्स है, कुछ भी पढ़ा दो सर, एक बार फिर से पढ़ा दो बेटा, उसमें स्क्रॉल होता है पीछे ले जाके सुन लो यार। राइट, व्हेन वी विल, जो मैं पढ़ाऊँ ना वही पूछना, मैं पढ़ा दूंगा मैथ्स ऑन नीड बेसिस। पहला लेक्चर देख लो आप, उसमें मैंने बताया था। अरे बेटा नेट फोर्स पे आ जाएंगे अनन्या, नेट फोर्स आप चलो यार ये नेट फोर्स वाला पहले समझा दो, चलो कोई बात। राइट,
अनन्या को समझा देते हैं। ऑलराइट, देख मेरे बच्चे, अनन्या समझो बात को, ये दोनों फोर्स बेटे अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं ना? लग रहे नहीं लग रहे बेटा? अलग अलग बॉडी पे। इसमें इंक्लूड है ना एक बॉडी की दो बॉडी? अनन्या बताओ मुझे, लिखो यहाँ पे, हाउ मेनी बॉडीज आर इंक्लूड अनन्या? 2 बॉडीज। वेरी गुड अनन्या। न्यूटन सेकंड लॉ बेटा कितनी बॉडी पे लगाना है अपन को? न्यूटन सेकंड लॉ कितनी बॉडी पे लगेगा बेटा? एक की दो? एक बॉडी पे लगेगा बेटा। अनन्या को लिखने दीजिए, तो आप लोग भी लिख लीजिए, अनन्या का वेट कर रहा हूं मैं। न्यूटन सेकंड लॉ कितनी बॉडी पे लगाएंगे हम लोग अनन्या? एक बॉडी पे। तो जब बेटा फोर्स लगेगा एक बॉडी पे अनन्या, और अपन जब थर्ड लॉ लिख रहे हैं वो तो दो अलग अलग बॉडी की बात कर रहा है, तो कैंसिल कैसे होगा? ठीक है बात? अनन्या क्लियर है बेटा? श्योर? ओके। What is A? Force on A due to B. Force on A due to B. आर्यन बजाज, ए बी का मतलब। सर एक बार समझा दी इनर्शियल फेयर की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि मार्स पे जा सके। So we can colonize Mars. Alright? जैसा हमारा प्रेसिडेंट भगवान, alright, Elon Musk चाहता है colonize Mars, so we can colonize Mars. Alright? प्रवीण जी मैंने आंसर दे दिया बेटा, एक बार लिख दीजिएगा कि सर ये समझ में आ गया। प्रवीण अग्रवाल, मैंने समझा दिया अनन्या को जब समझाया था। आई एम वेटिंग फॉर प्रवीण अग्रवाल। अभिनव गुप्ता, आपको भी समझ में आ जाना चाहिए, मैंने आंसर जो दिया था। ओके, why first law is just given definition? why मतलब, हे भगवान, वो दादा सार्थक गोठवाल, न्यूटन ने कैसे सोचा? न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऐसे क्यों बनाया? यदि मैं ये सोच पाता होता तो बेटा मैं नहीं न्यूटन बन गया होता। सो आई कैन नॉट आंसर दिस सार्थक गोठवाल कि न्यूटन ने ऐसे क्यों बनाया। वो भगवान भी जो चाह बना सकते भाई, मेरी थोड़ी इतनी अक्ल है कि न्यूटन ने कैसे सोचा। हाउ डू आई नो? न्यूटन है, न्यूटन ने जो सोचा सोचा, मैं तो उसको थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ। ऑलराइट, तो आई डोंट नो न्यूटन ने ऐसे क्यों लिखा फर्स्ट लॉ। ऑलराइट, वो दे रहा न्यूटन ने बोला। चलिए जी, मैं आगे बढ़ूं बच्चों, वापस थर्ड लॉ पे आ जाऊं। सेम नेचर पे आ जाऊं बच्चों। राजा पॉल जी, थर्ड लॉ में टाइम लगेगा मुझे, चलेगा? एक बार राजा पॉल जी से हाँ सुन ले। ये तो बोलेंगे सर आप तो एक ही लॉ पढ़ाते रहते हो बार बार। ओके, राजा पॉल ने मुझे हाँ बोल दिया। चलो भाई आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, अरे बेटा कुशांत चौधरी जी, आई एम इग्नोरिंग नो वन। मुझे जितने क्वेश्चंस मिले, जितनी जल्दी आंसर कर सकता हूँ करता हूँ, सबके टाइम का ध्यान रखते हुए। ऑलराइट, सिर्फ नाम के बेसिस पे कैसे इग्नोर करूंगा मेरे बेटे? या तो आप भी ऐसा करो, कुछ मेरे लिए उल्टा सीधा लिख दो कि मेरा ध्यान चला जाए उस पर। ऑलराइट, ठीक है। अब मैं सेम नेचर पढ़ाऊंगा प्लीज, नहीं तो छूट जाएगा यार, फिर मुझे सवाल भी देना शुरू करना है, नहीं तो मैं होमवर्क नहीं दे पाऊंगा। आज बड़ी अच्छी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए जी, सेम नेचर का क्या मतलब है? ऑलराइट, देखिए मैकेनिक्स में 5 फोर्सेस आते हैं, 5। mg, नॉर्मल, टेंशन, अभी सिर्फ नाम है, सब समझाऊंगा, एक एक फोर्स समझाऊंगा। आप चाहे बोलते रहो सर आप तो एक ही फोर्स समझा रहे हो, मैं तो एक एक फोर्स समझाऊं कि मैकेनिक्स का मतलब ये 3 लॉ और 5 फोर्स, खत्म हो गई मैकेनिक्स। ठीक है ना? हाँ मैं तो समझाऊं।
फ्रिक्शन और स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, मैं उनके सिर्फ सिंबल देते हैं। ठीक है, तो जब हम सेम नेचर बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? These are the 5 forces जो मैकेनिक्स में आएंगे। mg नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन एंड kx। तो mg का थर्ड लॉ पेयर, मैं फिर से पूछ रहा हूं, mg का थर्ड लॉ पेयर क्या हो सकता है? सिर्फ mg। नॉर्मल का थर्ड लॉ पेयर क्या हो सकता है? सिर्फ नॉर्मल। ऐसा लिखिएगा, मैं तो यहाँ पे एरो मार दे रहा हूं, आपकी कोई में लिखा होना चाहिए mg का थर्ड लॉ पेयर कैन ओनली बी mg। फिर लिखिए नॉर्मल का थर्ड लॉ पेयर शुड बी ओनली नॉर्मल। कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिखिए, यहां मत लिखिए। राइट, टेंशन का थर्ड लॉ पेयर कैन ओनली बी टेंशन फ्रिक्शन। कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिखिए, यहां नहीं, दिशा जैन जी वहां लिखिए कॉपी में। फ्रिक्शन का थर्ड लॉ पेयर मतलब फ्रिक्शन, और स्प्रिंग का थर्ड लॉ पेयर मतलब ओनली स्प्रिंग। फिर एक महानुभाव मुझसे पूछ रहे कि सर ऐसा क्यों? अरे मेरे भाई, यदि मुझे इसका क्यों मालूम होता तो दुनिया न्यूटन के लॉ की जगह अमित गुप्ता के लॉ नहीं पढ़ रही होती। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ न्यूटन के विषय में। राइट, सीरियसली, मैं देश के बाहर घूम रहा था एक बार। राइट, सुनाओ एक बार छोटा सा किस्सा। पेयर का मतलब मैं समझा चुका हूँ, आपने लेक्चर मिस कर दिया। सुनाओ, 2 मिनट का किस्सा। मैं इंडिया के बाहर कहीं पर घूम रहा था, हम एक बोट में थे। राइट, तो उस बोट में क्या हुआ, हमारे सामने एक ओल्ड कपल बैठा हुआ था। यूरोप में था, वैसे थाईलैंड में था। राइट, थाईलैंड में चीज, और यूरोप में घूम रहा था, बोट में सामने कोई बैठा हुआ था, एक बूढ़ा जेंटलमैन एंड उनकी वाइफ थी प्रोबेबली। राइट, वो ब्राजीलियन थे, तो उनको पोर्चुगीज आती थी सिर्फ, और मुझे इंग्लिश और हिंदी आती थी। अब ब्राजीलियंस आर बाय नेचर वेरी टॉकेटिव, राइट, वेरी वेरी टॉकेटिव। आई हैव बीन टू ब्राजील आल्सो, तो ब्राजील पीपल आर वेरी वेरी टॉकेटिव। अब मुझसे चुप नहीं बैठा जा रहा, तो बोलना शुरू कर दिए, और मुझे जो है ऐसे कर करके पूछ रहे कि ये कौन है मेरे साइड में, मेरी वाइफ बैठी थी। तो भाई मैंने बड़ी मुश्किल से ऐसे ऐसे इशारा करके समझाया, ये अंगूठी शादी का इशारा होता है कि ये मेरी वाइफ है। ओके, फिर उसने पूछा किड, मैंने फिर फोटो दिखा दिया अपने बेटे का। ऐसा चलता है। मैंने भी उससे पूछा कि आप व्हाट डू यू डू, तो उसने सर माय बैक। ओके, और उसको समझ में आ गया कि मैं फिजिक्स का टीचर। समझे मेरी बात? इज दैट वर्ल्ड फेमस? ओके, ऑलराइट, तो मैंने ऐसे ऐसे किया और उसको बोला न्यूटन न्यूटन न्यूटन, एंड ही अंडरस्टूड कि आई एम अ फिजिक्स टीचर। तो समझिए न्यूटन इज दैट फेमस। रिपीट रिपीट कुछ नहीं हो रहा, पढ़ा रहा हूं मैं बात। कुछ बच्चों का एक अच्छा डाउट आ रहा है कि सर हमारे हिसाब से तो, और सर हमारे हिसाब से तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होना चाहिए। नहीं, बहुत सारे लोग यही बताएंगे आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होना चाहिए। नहीं, नॉर्मल का थर्ड लॉ पेयर नॉर्मल होगा, अभी आप ये लिख लीजिए। ऑलराइट, टेंशन फोर्स का टेंशन फोर्स होगा। मैं समझाऊंगा ना फोर्सेस आगे, अभी थर्ड लॉ पढ़ाते हुए मेरे को आगे का भी तो कवर करके चलना पड़ता है। जब मैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ाऊंगा तो दोबारा समझा दूंगा कि देखो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का थर्ड लॉ पेयर नॉर्मली आएगा। पर एक बार लिख तो लीजिए यहाँ पे, ताकि अपन जब आगे पढ़े तो अपन को 2 बार समझने का चांस मिले, एक बार अभी, एक बार बाद में। मनीष कुमार जी, थर्ड लॉ पेयर मतलब ये वाला, ये थर्ड लॉ पेयर होता है। फोर्स अब ए ने जो बी पे लगाया और बी ने जो ए पे लगाया, ये दीज आर कॉल्ड थर्ड लॉ पेयर।
ठीक है, ठीक है, स्टोरी फिर दोबारा सुना, बहुत कहानी, राइट। बढ़ू आगे, पक्का। चलिए, क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है? क्लासिकल फिजिक्स होती है 1905 से पहले की फिजिक्स। लैग आ रहा है? इज देयर अ लैग? देखिए, इफ समबडी इज सेइंग नो, देयर कैन नॉट बी लैग, बिकॉज उस तक पहुंचना तो आपका इंटरनेट में इशू होगा ना। फिर मैं दो तीन कनेक्शन लेके बैठा हूं यार इंटरनेट की, एक गड़बड़ होती ही इमीडिएट में दूसरा ऑन कर। जिन बच्चों के लैग आ रहा है, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, ऑलराइट, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। मैं फिर से पोल ले लेता हूं, ऑलराइट। जियो फाइबर अभी कोटा में नहीं आया बेटा, चालू नहीं हुआ, ठीक है। अभी ये मत जानिए क्या है, आप तो लिख लीजिए ना, मैंने नाम बोले थे ना सबके। एमजी का एमजी, नॉर्मल का नॉर्मल, टेंशन का टेंशन, फ्रिक्शन का फ्रिक्शन, और स्प्रिंग का स्प्रिंग। बेटा खुद की ऑप्टिकल फाइबर केबल खरीद के लगवाई थी 4 साल पहले, ऑलराइट। बढ़ू मैं आगे। चलिए, तो एक क्लासिकल फिजिक्स होती है, ऑलराइट। जो क्लासिकल फिजिक्स होती है वो क्या करती है, वो न्यूटन के लॉ को यूनिवर्सल मानती है, थर्ड लॉ को, ऑलराइट। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लेवल पे पहुंचने लगते हैं बहुत डिटेल में, फिर थर्ड लॉ का एक दूसरा वर्जन आ जाता है, वो वैलिड हो जाता है, ये वैलिड नहीं रहता। तो ये काफी हद तक एक यूनिवर्सल लॉ है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, ऑलराइट, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। तो जिस आइंस्टीन के पहले की फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के पहले की फिजिक्स, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये लॉ एक बॉडी पे नहीं लगता भाई, लिख लेना, यानी कि ये बॉडी है इस पे लगा दिया। सेकंड लॉ एक बॉडी पे लगता है, इसके लिए दो चाहिए, सो कॉल्ड एक्शन रिएक्शन के लिए। समझे कि नहीं समझे? व्हेन बॉडी ए अप्लाइज फोर्स ऑन बॉडी बी, देन बॉडी बी अप्लाइज फोर्स ऑन बॉडी ए। तो इट इज ऑलवेज अबाउट टू बॉडीज, इट इज ऑलवेज अबाउट टू बॉडीज, ऑलराइट। और एक बार फिर से लिख दिया है, बोथ फोर्सेस एक्ट एट सेम टाइम, ऑलराइट, ठीक है। देखिए, यूनिवर्सल कह देते हैं क्योंकि अपनी फिजिक्स में जितनी अपन यूज कर रहे होंगे उसमें तो ये हमेशा यूज कर रहा होगा, इसलिए मैंने एम्फसाइज किया, राइट। पढ़ू मैं आगे, पक्का? चल, लेट्स बिगिन लर्निंग फोर्सेस। यदि मैं दो फोर्स सिखा दिया आपको तो मैं थोड़े सवाल दे पाऊंगा, ओके। नहीं, मैं क्वेश्चन इसलिए कि लोग ये सवाल पूछेंगे सर क्लासिकल क्या होता है, ये क्या होता है। अभी कोई मतलब नहीं, क्लासिकल फिजिक्स का मतलब है जो फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, बस इतना ही मतलब है क्लासिकल फिजिक्स का, ऑलराइट। इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं क्लासिकल, जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये यूनिवर्सल है, बस इससे ज्यादा, ठीक है। शुरू करें। वेरियस फोर्सेस एनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स, अभी लिखवाया था मैंने, अब दोबारा लिख लीजिए चाहे तो। mg नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंशन, केक्स, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन, ठीक है बच्चों। तो हम एक एक करके हर फोर्स समझेंगे, ठीक है। तो चले हम
सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं कौन सा फोर्स, mg, ठीक है। ऑलराइट, अब यहां मैंने लिखा है mg, ऑलराइट। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ। ड्यू टू क्या लिखा है मैंने, अर्थ। हाँ प्लीज नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा बच्चा, जिसने बोला था मयंक कुमार सर एक बार नोट करने दीजिए। ऑलराइट, इस बच्चे को मेरी तरफ से विशेष कि इसके जेई के एग्जाम में 10% मार्क्स बढ़ जाए। ऑलराइट, जो भी लिखने के लिए बोलेगा कि साहब मैं लिखना चाहता हूँ कॉपी में, उसको मैं हमेशा ये आशीर्वाद देता हूँ कि आपके 10% मार्क्स ज्यादा है। और जो चैटिंग पर लिख रहे हैं उनके लिए मैं बद्दुआ तो नहीं दे सकता, टीचर हूँ, उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा। चलिए बढ़े आगे, नोट कर लिया तो। ऑलराइट, तो एसेंशियली हम क्या कह रहे हैं कि ये प्लैनेट अर्थ है, यहाँ पे अपन ने कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक के ऊपर प्लैनेट अर्थ जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पुल लगाएगी, ऑलराइट, जिसका फॉर्मूला भी मैंने उस स्लाइड पे लिखा था, जी, ऑलराइट, m of earth into m upon r square. Alright, this is what is gravitational force. This is gravitational force. Alright, यही हमने यहाँ पे दिखा भी रखा है कि भाई ये जो mg, इसको आप mg ना सोचे। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा और प्रॉब्लम आपको यहाँ थोड़ा सा कैसे बोले, स्ट्रांगली बोलूंगा कि ये जी को सारी दुनिया ये बोलती रहेगी कि दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही बोलते हैं, राइट। यस, एम इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्वियस चीज है यार, राइट, यही बोलते हैं सब लोग जी को, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑलराइट, मैं थोड़ा सा इस मामले में अलग हूं। ऑलराइट, मैं कहता हूं नहीं, नेवर थिंक ऑफ इट एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नेवर थिंक ऑफ इट एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑलवेज थिंक ऑफ इट एज GME by R square। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? शुरू करूं? और लिख लिया होगा अब तक सबने ये, पक्का? जो लोग बोलते हैं सर हम तो बहुत इजीली यूज कर लेते हैं इसको और हमसे सवाल हो जाते हैं, भैया आपको बहुत फिजिक्स आती है, ऑलराइट, आप अपना करते रहें, कोई टेंशन ना लें। ऑलराइट, ये लेक्चर जो है जिनको कम फिजिक्स आती है उनके लिए, या जिनको बिल्कुल नहीं आती, सबसे अच्छे बच्चे जिनको बिल्कुल नहीं आती, ऑलराइट, जिनको थोड़ी बहुत आती है ना, उनको तो मैं पढ़ा ही नहीं सकता। ऑलराइट, मैं उनको पढ़ा सकता हूँ जिनको बिल्कुल नहीं आती। शुरू करूं मैं समझाना? ऑलराइट, हियर वी गो। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैं वही समझा रहा हूं लेकिन जहां थोड़ा दूसरी तरफ रहा हूं, ठीक है?
F इज इक्वल टू एम ए लिखते हैं अपन, राइट? इज एम ए अ फोर्स? होल, yes or no? Is MA a force? होल में आंसर करें। नेवर। कई बच्चों ने कहा कभी कभी MA इज नॉट अ फोर्स। प्लीज अंडरस्टैंड, फिजिक्स और मैथ्स में यही अंतर होता है। अपन ने मैथ्स में लिख दिया y इज इक्वल टू 3x, तो दुनिया में जहां पे भी y आ रहा है आप उठा के 3x लिख सकते, ठीक है? चाहे तो वापस चले जाइए दूसरे या तीसरे लेक्चर पे, मैंने बताया था व्हाट इज फोर्स, बताया था मैंने व्हाट इज फोर्स। वैभव शुक्ला जी आप स्पैम कर रहे हैं, पता नहीं क्या डाल रहे हैं, तो आई हैव टू ब्लॉक यू। ओके, मैंने बताया था फोर्स क्या होता है, नहीं एब्सोल्यूट है कि नहीं, ये नहीं, फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स? मास मास और चार्ज चार्ज इंटरेक्शन, बिल्कुल सही, मास मास इंटरेक्शन या फिर चार्ज चार्ज इंटरेक्शन। फोर्स आता कहां से? एक मास को जब पता लगता है कि दूसरा मास एग्जिस्ट करता है, ऑलराइट, इस मास को पता दूसरा मास एग्जिस्ट करता है, दैट इज अ फोर्स। चार्ज को पता लगता है दूसरा चार्ज एग्जिस्ट करता है, दैट इज अ फोर्स। एमए इज नॉट अ फोर्स, ये कोई फोर्स नहीं है ये, ऑलराइट। ये तो भाई एक इक्वेशन बता रहे हैं कि एक बॉडी पे जब हम नेट फोर्स लिख लेंगे, सारे फोर्सेस जोड़ के लिख लेंगे, तो उनकी वैल्यू उसके एक्सेलरेशन के बराबर आ जाएगी, मास एक्सेलरेशन के बराबर। वो भी तब, जिनको अभी याद हो गया, वो भी तब जब इसको कहां से ऑब्जर्व किया, जब कहां से ऑब्जर्व किया इसको, इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व, तब नेट फोर्स की वैल्यू, मतलब जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनको जोड़ा, और जोड़ने पर जब उनकी जो वैल्यू आई वो एमए के बराबर आ जाएगी। बट क्या एमए खुद एक फोर्स है? एक बार फिर से पोल कर लेते हैं, ऑलराइट, आई होप इंप्रूवमेंट होगा। पोल, अरे उदित जेठवा, दिल जीत लिया तुमने जो लिखा उसके बाद, शानदार बेटा। ऑलराइट, आप लोग अच्छे बच्चे, मतलब आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इस मोड पे मैं इतनी कॉम्प्लेक्स चीज जो मैं एग्जैक्टली अपने टॉप बैच में पढ़ाता हूँ, ऑलराइट, जहाँ से मतलब हमने सिक्वेंशियली रैंक्स निकाली है, वो चीजें मैं पढ़ा पाऊंगा और इतने सारे बच्चे मतलब समझ पाएंगे, अप्रिशिएट कर पाएंगे, मतलब बड़ा मजा आ रहा है आप लोग को पढ़ा के, सीरियसली। ऑलराइट, आई लुक फॉरवर्ड टू योर क्लास कि यार मैं को पढ़ाना है, ऑलराइट। तो चले, बढ़ू मैं आगे। तो मैंने एक बार जब मैं अपनी जिंदगी में पहली दूसरी क्लास ले रहा था न्यूटन्स लॉ की, तब भी पढ़ाया था, सब कुछ पढ़ाया था। वहां मैंने जोर शोर से बोला हमें फोर्स नहीं होता, हमें फोर्स नहीं होता, हमें फोर्स नहीं होता, हमें फोर्स नहीं होता। ठीक है, नहीं बच्चों ने कहा ठीक है, बोल रहा है जोश शोर से, सही बोल रहा होगा, समझ में तो उनके लिए कितना आया, आई डोंट नो, आई वाज आल्सो न्यू टीचर। एक बच्चे ने ऐसे हाथ उठाया, मैंने कहा यस, मुझे बोला सर एक ब्लॉक रखा है अर्थ पे, ऑलराइट, उसका ऊपर
फोर्स बना दीजिए जो लग रहा होगा। मैंने एक mg बना दिया, एक नॉर्मल भी बना दिया, अभी मैं सिर्फ mg बना रहा हूं। अब वो बच्चा मुझसे पूछता है कि सर ये mg में g क्या है? अब सोचिए मेरी नई नई क्लास है, कोटा में हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ 200-250 बच्चे सामने बैठे होते हैं। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, माई एज वॉज 21, ऑलराइट, मेरा बीटेक 21 में खत्म हो गया था, ऑलराइट, आई वाज जस्ट 21 और कॉलेज से पास आउट था और बिल्कुल पतला दुबला था मैं, ऑलराइट। तो मैंने कहा बेटा अमित गुप्ता तुम्हारा तो हो गया टीचिंग करियर खत्म, इस बच्चे ने लगा दी तुम्हारी वाट, क्योंकि मैं 15 मिनट चिल्ला चुका हूं एमए फोर्स नहीं होता, और इस बच्चे ने मुझसे पूछ लिया एमजी में जी क्या होता है। ऑलराइट, परंतु आई वुड मतलब खुद की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, पता नहीं दिमाग सही जगह पे था उस दिन, ऑलराइट। एमजी में जी क्या है? उसने क्या पूछा मुझसे? सर एमए फोर्स तो बहुत बढ़िया बात है, एमजी में जी क्या है? यदि मैं जवाब दे दूं जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैं बचता कि बच्चे बोलते भैया इसको कुछ आता नहीं है? क्या बोलते बच्चे? अभी तो कह रहा था एमए फोर्स नहीं होता, अब एमजी में बोल रहा है जी एक्सीलरेशन होता है। बच्चे ही सोचते ना बकवास टीचर है, फर्जी है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, कोई वैसा वाला सब्जेक्ट पढ़ा रहा है जिसमें, ऑलराइट, समझे बात मेरी? ऑलराइट, लेकिन आई हैड प्रेजेंस ऑफ माइंड दैट डे, ऑलराइट, मैंने बोला नहीं, G is not acceleration due to gravity, no. Then what is G? G is short form notation of these three constants, G me by r square। बहुत बढ़िया ऋषिकेश का सेट, बिल्कुल सही बात। G is short form notation of G me by r square। कभी गलती से भी न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हुए, न्यूटन के लॉ लगाते हुए जी को एक्सेलरेशन मत सोचना, मत सोचना, मत सोचना। आई रिक्वेस्ट यू, आप इतनी गलतियों से बचोगे कि मैं क्या बताऊं। मैं तैयारी कर रहा हूं कि जब आप सवाल सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊं ना, तो आप सीधे फिर सही करना सीखो। कई लोग वो हो रहे कि सर होमवर्क नहीं दे रहे, सर सवाल तो बता ही नहीं रहे, कैसे कराएंगे? अरे भाई गलत सलत तरीके से कर लोगे क्या फायदा, गलत चीजों पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा यार। गलत फिजिक्स जान के सवाल सॉल्व करने से सबसे ज्यादा नुकसान होता है बच्चे का। तो G is not acceleration due to gravity, this is capital G, universal gravitational constant, this is mass of earth, and this is distance from center of earth, all right? बेटा पहले मुझे आपको फोर्सेस सारे पढ़ाने पड़ेंगे, तब दे पाऊंगा ना एग्जांपल्स, ऑलराइट। निश्चल राज जी पूछ रहे हैं कि ऐसा होता है तो मैं पढ़ाया क्यों जाता है? चलो भाई इसका भी जवाब दे देते हैं, ऑलराइट। बचपन की एक पोएम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कितने लोगों ने पोएम सुनी है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बताओ सुनी कि नहीं सुनी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? ऑलराइट, चलो एक कहानी और सुना दो, पिछली वाली मिस हो गई थी, ऑलराइट। 1 मिनट की छोटी सी कहानी ये है, ये भी सुन लो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से रिलेटेड कहानी, ऑलराइट। तो क्या हुआ, मेरा बेटा 2, सवा 2, 2.5 साल का था, मैं बैठ के फिजिक्स की कोई किताब पढ़ रहा था, इंटरेस्टिंग सी किताब थी एस्ट्रोफिजिक्स की, ऑलराइट। थोड़ा सा देख रहा था, उसमें प्लैनेट सैटेलाइट्स वगैरह, गैलेक्सीज वगैरह बनी हुई थी। तो वो आ गया, बैठ गया, पापा ये क्या है? मैंने कहा बेटा स्टार है। फिर अगला पेज पलटा तो वो बड़ा सा स्टार बना रखा था, उन्होंने कंपेयर कर रखे थे। उसने बोला पापा ये क्या है? मैंने बोला बेटा यही स्टार है।
तो बोला बेटा पापा ये तो बहुत बड़ा बना रखा है इन्होंने, ये उसमें अर्थ ही बनी। देखा बेटा ये अर्थ है, ये स्टार है। तो बोला तो ये बहुत बड़ा होता है। मैंने कहा हाँ बेटा बहुत बड़ा होता है। बोला हाँ पापा। मैंने कहा हाँ। उसने बोला तो फिर हमको ये छोटा क्यों दिखता है? मैंने जितना 2.5 साल के बच्चे को थोड़ा बहुत समझा सकते ढाई उतना मैंने कोशिश की। क्या बात आई गई, हो गई, कहानी खत्म हुई। मेरा बेटा स्कूल गया, स्कूल में टीचर ने शुरू किया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। माय सन रेज्ड हिज हैंड, डाउट। टीचर बेहोश। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में डाउट उसने जिंदगी में नहीं देखा। तो पूछा बेटा इसमें क्या डाउट? मैं बोला मैम स्टार्स आर नॉट लिटिल। मैं बोला वाओ, हाउ डू यू नो दैट? माय पापा टीचर्स फिजिक्स, ही टोल्ड मी स्टार्स आर वेरी वेरी बिग। एनीवे, सो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ी थी आपने? ऑलराइट, तो वो सच थी क्या? नहीं थी ना। यदि आपको पहले किसी ने पढ़ा दिया होता, ऑलराइट, यदि आपको किसी ने पढ़ा दिया होता कि स्टार्स बहुत बड़े होते हैं ये वो, ऑलराइट, तो फिर क्या होता? ऑलराइट, सो वैसी बात है। इसलिए किसी ने क्या पढ़ाया पहले मुझे उससे मतलब नहीं है। ऑलराइट और फिर उसने पूछा भी से क्या? बोला IIT नहीं है, वो IIT के बच्चों को पढ़ाते। टीचर ने कहा भाई तू मुझे माफ कर, ये पोएम रटनी है रट, नहीं तो तेरी जो इच्छा कर। बड़े आगे श्योर। टिकल टिकल स्टार सबने करी थी ना बचपन में, ऐसे नाच नाच के मम्मी पापा ने फोटो भी खींचे थे। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो जी को क्या सोचना है हर बार? जी को क्या सोचना है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ 3 कांस्टेंट्स। शॉर्ट फॉर्म ऑफ 3 कांस्टेंट्स। क्योंकि यदि अपन इसको एक्सेलरेशन सोचा तो हम ये सोच रहे होंगे कि बॉडी का एक्सेलरेशन जी है, which is wrong 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 wrong, alright, which is obviously wrong। उसका एक्सेलरेशन जी नहीं है, उस पे फोर्स लग रहा है gmv by r square। ठीक है ओके। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, सीरियस डाउट पूछिएगा, मैं क्वेश्चन ऑन कर रहा हूँ। हालांकि बहुत आसान चीजें हैं आज की, राइट। एक्सेलरेशन क्या है? कुशल जावेदकर जी पहुंचेंगे वहां पे। अभी मैंने क्या सारे फोर्सेस पढ़ा दिए, सारे लॉ लगाना सिखा दिए मेरे भाई। पहुंचेंगे पहुंचेंगे, पेशेंस पेशेंस, आराम से धीरे धीरे। अश्विन सिंह जी, सर वी कैन से दैट एमएस और एमजी क्या बोल लो बेटा। इफ यू वांट टू टेक रिस्क, आपकी लाइफ है, एडवेंचर ही करना है तो मेरे हिसाब से फिजिक्स में क्यों करें, जेई में क्यों करें? एडवेंचर करने के लिए मेरे हिसाब से तो हमारे देश की सीमा पे भी जा सकते हैं, ऑलराइट। सो मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा, बाकी आपको कुछ और कहना है तो कहते रहिए। मेरा तो ये कहना है कि व्हाट इज परफेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट, कि उसके वर्ड्स वो हो जाएं जो टीचर के वर्ड्स। व्हाट डू यू पीपल से? परफेक्शन ऑफ स्टूडेंट क्या है? कि उसके एग्जैक्ट वर्ड्स वो हो जाए जो टीचर के वर्ड्स है। टीचर स्टूडेंट में अंतर होना मुश्किल हो जाए। तो आपको अपनी भाषा बनानी है तो आप बना लीजिए, बाकी फिर आपकी मर्जी, राइट। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरा तो ये कहना है कि अपन को वही बोलना है जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है अश्विन सिंह जी, समझा दिया है। Is mg a force? Yes, mg is a force, but where g is short form of 3 things. हाँ जोई जी का कहना है कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन के बराबर है जी की डायमेंशन, ऑलराइट। डायमेंशन बराबर होने से थोड़ी कुछ हो जाता है बेटा। फोर्स और टॉर्क की, सॉरी वर्क और टॉर्क की डायमेंशन सेम होती है। पता नहीं कौन कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन सेम होती है जिनका एक दूसरे को रिलेशन नहीं होता, तो हार्डली मैटर्स। नहीं, g is not acceleration due to gravity, it is nothing. Sir, that means g is acceleration due to gravity. नहीं, g is nothing, it is short form of this. Yes, आदर्श अमित का पूछना है, alright,
कि सर आर स्क्वायर इज कांस्टेंट, अर्थ की रेडियस कांस्टेंट सी मेरे भाई, करीब करीब कांस्टेंट थी अपने पर्पस के लिए। ऋषिकेश कासट, सर वाई जी इज नॉट एग्जिस्टिंग ड्यू टू ग्रेविटी, समझा दिया, आई एम सॉरी अभी गुप्ता। 9.8 होगी बेटा, वैल्यू अलग होने की, वैल्यू सेम की बात नहीं है बच्चे मेरे। कोई बोल रहा है कि सर इसकी वैल्यू 9.8 होगी, फिर अलग क्यों? बेटा बात सोच की कर रहा हूं मैं अभी तक। मैं चाहता हूं कि अपनी सोच सुधर जाए, सोच सुधर जाएगी एक बार तो सवाल हो जाएगी। राइट, चलिए मैं अभी इतने क्वेश्चंस ले पाऊंगा, नहीं तो मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। सो आई विल लाइक टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, माफ कर दीजिएगा जिनके क्वेश्चंस रह गए। राइट, मैं एमजी समझा चुका हूं, बच्चों को काफी कुछ समझ में भी आ गया है। अरे यार ये फिर जयेश कारपेंटर हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, क्या हो गया? राइट, कई बच्चों के डाउट बेसिकली ये है कि सर इसको ये बोल सकते हैं क्या? माय एडवाइस इज, मैं तो यही कोशिश करता था कि भाई मैं वो बोलूं जो मेरा टीचर बोल रहा है, क्योंकि यदि टीचर से अच्छी थोड़ी मुझे आने वाली है, तो मैं वही भाषा बना लूं ना अपनी। ठीक है, बढ़ू मैं फिर आगे। बेटा v is equal to u plus 80 मैंने पढ़ा दिया क्या? Have I taught you? If I have not taught you, then how do you know v is equal to u plus 80? मुझे तो बता दीजिए, मैं पढ़ाऊंगा ना v is equal to u plus 80। राइट, सबसे अच्छे बच्चे लिख रहे हैं इस समय, यहाँ पे टाइप कर लीजिए। हाँ जी, नोट कर लीजिए, अच्छी बात है। कुछ बच्चे जो है वो फोर्स जीएमई बाय आर स्क्वायर के पीछे पड़े हैं, वो क्या होता है? माय एडवाइजेस, मैंने कई लोगों से पहले भी बोला था, आप सबको कहा था कि प्लीज एचसीवी का चैप्टर 4 का रीडिंग मार ले। चैप्टर 4 प्लीज, यू हैव टू रीड, यू कांट लर्न फिजिक्स लाइक दिस। प्लीज रीड चैप्टर 4, ऑलराइट? एंड एचसीवी का चैप्टर 5 में till section 3, till section 3 एक बार एचसीवी से सबकी रीडिंग तो मारी भाई। राइट, मैं बढ़ रहा हूँ आगे। बुक नहीं है तो यू शुड बाय, एचसीवी इज अ रिक्वायर्ड बुक फॉर माय कोर्स। राइट, एचसीवी इज अ रिक्वायर्ड बुक, तो सबको एचसीवी किताब ले लेनी है, एचसी वर्मा। और अभी वॉल्यूम 1 ले लीजिए भले ही। ऑलराइट, अच्छा नहीं बोला था, सॉरी हर्ष मिश्रा जी, नहीं बोला था, तो आप ले लीजिए। और नहीं तो मैंने जो ये अपना ये चैनल बताया ना, इस पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, इस पे मैं अच्छे में डाल, ठीक है। और उससे चैप्टर 4 की एक बार रीडिंग मान लीजिए, तो आपको बेसिक फोर्सेस एक बार क्लियर हो जाएंगे। फिर भी पूछेंगे तो बता, ठीक है। हाँ एक्चुअली इट इज इलीगल, इसमें मैं डालना नहीं चाहता। ऑलराइट, है ना? एंड ही इज अ फेलो टीचर एंड आई वांट हिम टू enjoy money that he earns from HCV, okay, from the book. बढ़ो मैं आगे। चलिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी गलती जो अनफॉर्चुनेटली बड़ी अच्छी अच्छी किताबें भी करती हैं, मैं उसको गलती नहीं कहूंगा, आई विल नॉट से इट्स अ मिस्टेक, ओके। बकार हुसैन जी, व्हाट इज डेफिनेशन, क्या करेंगे, कहाँ लिख के आएंगे डेफिनेशन? मैं स्कूल के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ओके। कितने लोगों ने यहाँ पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की जगह कुछ और सुना है? इसका नाम क्या सुना है? जरा बताइए बताइए बताइए, क्या सुना है? क्या नाम सुना है? नहीं नहीं, कुछ और भी सुना है, कुछ लोगों ने सुना है।
ये बात आदित्य कृष्णन ये सच बोला। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सुना है ऐसा नाम, नॉर्मल रिएक्शन। अब ये एक वर्ड की वजह से ना मैं कह रहा हूं आपका सारा अच्छा खासा सीखा पड़ा जो है ना सब गड़बड़ हो जाता है। कुछ नहीं सुना बहुत अच्छा है, ऑलराइट। पहली बार सुना बहुत ही अच्छा, नहीं लग रहा, पहली बार सुना वेरी गुड। लेकिन यदि कहीं आप किसी किताब किसी और जगह पर नॉर्मल रिएक्शन सुन लो, चलो नहीं सुना कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ दिनों बाद आप लोग जो है बोले कि सर मैं वो किताब पढ़ रहा था, हालांकि मैं तो एचपी के अलावा कोई किताब बोलता नहीं हूँ, राइट। आप कोई पढ़ रहे हो, मान लो किसी और का लेक्चर अटेंड कर रहे हो, कहीं और कुछ सुन रहे हो, वहां पे आप लोग नॉर्मल रिएक्शन सुन ले, जैसे किसी ने यहाँ पे लिखा है किताब का नाम, वहां पे लिखा रहता है नॉर्मल रिएक्शन, ऑलराइट। तो यदि आप गलत ये वर्ड सुनेंगे आप, तो इससे आपको गड़बड़ होगी, कंफ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन वर्ड में ही लफड़ा है, ठीक है। रिएक्शन वर्ड नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं मुझे। तो सही नाम क्या है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है क्या बात? क्या क्या बातें इसके बारे में मैं एक एक करके बता रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। क्यों? इसका जवाब मिलेगा, सब मिलेगा जवाब, क्या नहीं है बता दिया मैंने, ऑलराइट। सबका जवाब दूंगा मैं धीरे 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 धीरे, हर चीज जो एक दिन छोड़ता हूं अगली क्लास में जवाब देता हूं। आज बोल दिया मत सोचो रिएक्शन, आप बोलेंगे नहीं साहब मैं तो सोचूंगा, सोचो अगली सवाल में, अगली क्लास में सवाल गलत होने लग जाएगा और क्या होगा। कब लगता है? when two surfaces are in contact, मतलब बिना कांटेक्ट के नहीं लग सकता, ऑलराइट। जैसे कि मान लीजिए आप उधर बैठ के सुन रहे हैं मेरे वीडियो को, और मैं जो है स्टार वॉर्स की तरह, किसने देखी स्टार वॉर्स, मैं कंसंट्रेट करूं, ऑलराइट, आई एम डार्क साइड का हूं मैं, ऑलराइट, और मैं यहां से ऐसा सोचूं कि आपको मैं फोर्स लगा के गिरा दूं उधर, नहीं हो पाएगा। आई नीड कॉन्टैक्ट, ऑलराइट। विदाउट कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं लगता, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। यदि कॉन्टैक्ट नहीं है दो बॉडी में तो उनके बीच में फोर्स नहीं लगेगा। ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई नीड इज कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज। टच नहीं है तो नहीं होगा, राइट। विदाउट टचिंग ये फोर्स नहीं लग सकता। जैसे कि हाथ धक्का मार, जैसे कि ध्यान से देखिएगा, 1 2 3, ऑलराइट। अब मान लीजिए कोई बंदा 1 को पुश कर रहा है, ठीक है, तो क्या 1 का जो पुश का फोर्स है, ऑलराइट, वो 2 पर वो नॉर्मल फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। नो, करेक्ट आंसर इज नो। आपको दिल से फील आ रही है, आप क्या कर रहे हैं, दिल से फिजिक्स सोच रहे हैं, न्यूटन के लॉजिक से नहीं सोच रहे। आदमी के हाथ का फोर्स क्या 2 पे लगेगा? लेट्स टेक अ पोल। आदमी का हाथ का फोर्स क्या 2 पे लगेगा? शुभ्रांशु पहाड़ी, इसका सिंबल एन कैसे यार, बड़े लोग हैं उन्होंने रख दिया एन तो रख दिया, मैं भी क्या करूंगा। अपन उठा के अपने पापा से थोड़ी पूछते कि साहब मेरा नाम अमित गुप्ता है, शुभ्रांशु क्यों रख दिया? अब रख दिया यार। ऐसे जो फिजिक्स के पापा है उन्होंने इसका नाम एन रख दिया, अब उसमें अपन क्या पूछेंगे फिजिक्स के पापा से? तो अपन फिजिक्स के पापा से नहीं पूछते, तो रख दिया रख दिया, राइट। चूंकि आदमी का कॉन्टैक्ट ही नहीं है 2 से, इसलिए 2 के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। कौन सा फोर्स ही लगेगा? 1 का कॉन्टैक्ट फोर्स ही लगेगा, कोई फोर्स जादू नहीं है। समझे बात?
मैक्सिमम बच्चे को बात पकड़ में आ रही है, राइट? ठीक है, जैसे कि अभी इस पे दिखा दूं क्या मेरी टेबल पे, राइट? जैसे कि ये टेबल दिख रही है मेरी, ऑलराइट। तो इस पे जब मैं रिमोट पे फोर्स लगा रहा हूं तो मैं मोबाइल पे कितना फोर्स लगा रहा हूं? हाउ मच फोर्स आई एम अप्लाइंग ऑन द मोबाइल? I am applying on the mobile. Zero, exactly. I'm not applying any force on the mobile because my hand is not in contact with the mobile. Yes. कॉन्टैक्ट जरूरी है, ये लिख लेना भाई, कॉन्टैक्ट जरूरी है। इस सब चीजों का अगली क्लास से या जब से मेरे होमवर्क सवाल शुरू होंगे तब आएगा, और आपसे सब गलत करवाऊंगा, पहले ही बोल रहा हूँ। सारा मैं पता क्या कर रहा हूँ, मैं सारे रूल सब कुछ समझा दे रहा हूँ, फिर मैं सवाल करवाऊंगा और आप सारे सवाल गलत करोगे, पहले ही बता रहा हूँ। सब रूल पढ़ाने के बावजूद आप गलत करोगे। चलेंगे बिल्कुल, क्यों? ये तो मेरी खास बात है भाई, सब कुछ पढ़ाऊंगा, सारा लॉजिक बताऊंगा, उन लॉजिक को यूज करके सवाल दूंगा और फिर भी आप गलत करो। तो मोबाइल पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं लग रहा। कौन सा नहीं लग रहा? मेरे हाथ का नहीं लग रहा। किसका लग रहा होगा? किसका लग रहा होगा मोबाइल पे फोर्स? रिमोट का लग रहा होगा, रिमोट से कॉन्टैक्ट में है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रिमोट लगा रहा होगा मोबाइल पे फोर्स, मेरे हाथ का फोर्स इसमें नहीं लग रहा होगा। अब ये सबको न्यूटन्स लॉ आती है, तो बोले सर फोर्स तो सेम होगा। भाई आपको देखो, जब आता है ना न्यूटन सेकंड लॉ, तो मैं सही आदमी हुई नहीं आपका पढ़ाने के। इनफैक्ट 31 से किससे आज किससे थोड़े मैं ज्यादा सुना रहा हूँ, क्या करूं, पर लोगों के समझ में कम आ रही है बात, तो किससे थोड़े से सुनाने पड़ेंगे, राइट? मेरा फोर्स कॉन्टैक्ट में नहीं है तो कैसे लगेगा रिमोट? ओके, किसी ने मुझसे पूछा है कि हाउ कैन वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक न्यूटन? इट इज लाइक आस्किंग हाउ कैन आई प्ले लाइक मेसी। नो, there is one Newton, there is one Messi, there is one Faraday, there is one Einstein, right? They're just one. There's one Sachin, all right? अपने तरह से सोचें और कोशिश करें भाषा जो है मेरी जैसी, मेरी वाली हो जाए कम से कम टू बिगिन विद, फिर अपनी सोच आपकी अपने आप डेवलप हो जाएगी। पहले ये तो सच पकड़े आप। बढ़ू मैं आगे? पक्का? पक्का? ऑलराइट, कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए, मैं क्वेश्चंस ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग नहीं रहा इससे आगे गाड़ी बढ़ पाएगी मेरी। तो फिर 2 पर कौन सा फोर्स लग रहा है पढ़ाऊंगा, क्या नहीं लग रहा है? 2 पर कौन सा फोर्स लग रहा है? 2 ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है 1 के नॉर्मल कांटेक्ट का। 2 किस किस के कांटेक्ट में? चलो बताओ मिस्टर कारपेंटर, बताइए 2 किस किस के कांटेक्ट में है? बताइए मिस्टर कारपेंटर।
2 किस किस के कांटेक्ट में है? 1 and 3, तो 1 and 3 लगाएंगे उसमें नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बस, और ग्राउंड के कांटेक्ट में ग्राउंड लगाएगा, और अर्थ पे तो अर्थ भी लगा देगा। ठीक है जयेश जी, पक्का? थैंक यू बेटा, वेरी नाइस। 37 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। हे भाई मैं एक का आंसर देने लगा, आप लोग क्या करते हो यार? एक तो ना जनरल क्वेश्चन पूछते हैं लोग, मैं 10वीं में हूँ, क्या करूँ? अरे मर गया मैं, इतने तो आंसर नहीं दे पाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान हटा, दुर्घटना घटी। तीन पे कौन सा फोर्स लग रहा है? चलिए सब लोग बताइए भाई, किसी ने पूछा 3 पर कौन सा फोर्स लग रहा है? ब्लॉक 3 पे बता दो भाई कौन सा फोर्स लग रहा है। कॉन्टैक्ट ड्यू टू 2, बस। ठीक है, शुभ्रांशु आदि, डू यू गेट दैट? शुभ्रांशु, हाँ बाकी एमजी और वो सब देगा। शुभ्रांशु, आई एम वेटिंग फॉर यू। विच टाइप? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एमजी। अब देखिए, दिस इज व्हाट आई डोंट, मतलब मैं कितना समझाऊं कि आपको अभी क्यों जानना है किसका फोर्स किसके बराबर है। क्यों भाई दक्ष गुप्ता जी, आपको अभी न्यूटन लॉ लगा लेने ना, तो लगा लोगे, फिर मेरे से क्यों पढ़ रहे हो? मैं सिखाऊंगा ना। 2 and 3 का कॉन्टैक्ट फोर्स किसके इक्वल होगा, क्या होगा, आप आज ही सब जान लो। मैं तो मतलब बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे आपको इस पे ये जो है अनअकैडमी प्लस पे देयर मेनी टीचर्स, आप जाइए पढ़िए, वो सब सवाल सॉल्व करना सिखाएंगे ना, आप करिए सवाल सॉल्व। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं मजबूर हूँ। आई एम हैविंग टू मच लव फॉर द सब्जेक्ट। मैं जब तक सब्जेक्ट की फंडामेंटल्स क्लियर नहीं कर लेता, मैं नहीं बढ़ पाता आगे, मेरी मजबूरी। और बाय चांस पिछले 20-21 साल से कुछ बच्चे आ जाते हैं जो पता नहीं क्यों पढ़ लेते हैं मुझसे, और राइट तो मैं उनको पढ़ा देता हूँ, मेरी मजबूरी है। मैं तो जब तक मैं श्योर नहीं हो जाऊं कि भाई हर फोर्स क्लियर कट समझ में नहीं आ गया, मैं नहीं बढ़ता सवालों पे आगे। सवाल में मुझे पता है एक चैप्टर की बात है बस, जो जेई में आता है, रोटेशनल डायनामिक्स। उसमें मैं लिख के दे रहा हूँ, आपसे फास्ट और आपसे एक्यूरेट हिंदुस्तान में दूसरा नहीं होगा। जो जेई में सबसे ज्यादा आता है उसकी गारंटी ले लेते हो ना मुझे। आरबीडी में यू विल बी फास्टेस्ट एंड एक्यूरेट मोस्ट। और क्या चाहिए आपको? खत्म हो गई ना कहानी। इस चैप्टर की बात करते हैं अपन, जो जेई में सबसे ज्यादा आता है। मैं कुछ क्लेम नहीं करूंगा, मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं भाई मैं पढ़ाऊंगा, तकलीफ होगी, होगी जी, बिल्कुल होगी। मैं सवाल धीरे धीरे लेता हूं, मैं होमवर्क धीरे धीरे दूंगा, लेकिन मैं गारंटी इस चैप्टर की। और यदि आपको ना दिखे कि भाई रिजिड बॉडी डायनामिक्स में हमसे कोई फास्ट है, हमसे कोई ज्यादा एक्यूरेट है, तो बता देना। ठीक है, तो अभी सबकी चिंता मत करिए कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सर इसकी वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी। राइट, चलिए एक लास्ट चीज, अब मैं खत्म करूंगा इसको, या नहीं हो पाएगा, कर ही दिया इसको खत्म, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट पे पहुंचे पर पहला पॉइंट ही बात कर दूं, 2-3 मिनट और लेके खत्म कर देता हूँ, या नहीं हो पाएगा, ज्यादा ही पॉइंट्स बचे। ठीक है, आई विल कंटिन्यू विद दिस इन नेक्स्ट क्लास, यहीं से शुरू करूंगा। ठीक है, जल्दी में क्या गड़बड़ हो जाएगी। मेरे को ये एक एक फोर्स, भाई मेरे को तो पांचों फोर्स इतने क्लियर समझा देने हैं कि आपको कैसा भी सवाल आ जाए आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है,
तो ये टाइम लगेगा, इट वुड टेक टाइम, ठीक है। तो दैट्स इट। और मैं HCV उस पर डाल दूंगा एक तो, और कोई डाउट्स होंगे तो अगली क्लास में मैं ले लूंगा। ऑलराइट, हाँ अगली क्लास में डाउट के लिए रख लूंगा यदि ऐसा कुछ है तो, ठीक है। और जो डाउट्स थोड़े से रह गए, ऑलराइट, डाउट्स बहुत सारे पूछे आपने, इन सब के जवाब मुझे लगता है कि धीरे धीरे मिलने लग जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए। पिछले सवालों के जवाब मिले कि नहीं मिले, चलो ये बताओ। जो पहले 3 लेक्चर के डाउट्स थे वो तो आज क्लियर हो चुके ना, तो धीरे धीरे वो हो जाएंगे। टेलीग्राम लिंक मैंने ऊपर पिन किया हुआ बेटा, जहाँ पे मैं अपनी चीजें डालता हूँ। जैसे पहले 3 के धीरे धीरे क्लियर हो गए, तो आज के अगले 3 दिन लेक्चर्स में हो जाएंगे क्लियर, ठीक है। नहीं मिश्रा जी, मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो जल्द में एंड में ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अपने कौन सा कल जेई हो रहा है यार, आई एम सो एफिशिएंट। जो बच्चे 12th में क्लास पढ़ रहे हैं, ऑलराइट, उनका मैं आपको इतना सा बताता हूँ कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर आई यूज ओनली 30% फॉर्मूले, ओनली 30% फॉर्मूले ऑफ ऑल द अदर टीचर्स। आई यूज ओनली 30% फॉर्मूले। आप सोचिए, ऑलराइट। सो उसकी चिंता मत करिए, आई नो, वो मैं मैनेज कर लूंगा। ऑलराइट, लिंक इज नॉट ओपनिंग, पूरा हो गया और ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया।